एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 10। तो पहले मैं डेटा बना लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि इसमें हमने करना क्या। तो यहाँ पर आपके पास कह रहे हैं एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एट द एंड ऑफ ईच ईयर the value of a scooter owned by Nasir depreciates 20% of the value it had at the beginning of the year। कहना आपके पास, अच्छा आगे कह रहे हैं if it was worth 20,000 new, what is its value now at the end of 5 years। यहाँ पर कहना आपके पास एक स्कूटर है और उस स्कूटर की जो प्राइस है वो 20,000 रुपीज है, मतलब 20,000 रुपीज है। अब ये कह रहे हैं कि साल के आखिर में उसकी वैल्यू 20% गिर जाती है, मतलब कम हो जाती है। ठीक है, जो आपके पास एक स्कूटर है, जब हम अपनी बाइक भी परचेज करते हैं, अगर वो लाइक सपोज 2020 का अगर मॉडल हमने परचेज किया था फर्स्ट जनवरी को 2020 की बाइक मैंने न्यू निकलवाई थी, तो अब साल के आखिर में दिसंबर में, समझ लें 31 दिसंबर या लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में, उसकी वैल्यू 20% क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, गिर जाएगी। तो कहना है अगर स्कूटर मीन्स जो आपके पास मोटरसाइकिल है उसकी वैल्यू अगर 20,000 थी, तो अब बताएं कि 5 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी। हर साल 20% क्या होती है, कम हो जाती है। तो अब आपको यहाँ पे ये बताया था कि आप जो सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज से रिलेटेड, सॉरी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से रिलेटेड आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और उसमें जो फॉर्मूला था आपके पास, वो फॉर्मूला बहुत सिंपल सा था, AR⁻n-1। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म मीन्स जब बाइक आपने परचेज की थी तो उसकी जो वैल्यू है वो कितनी थी, वो थी 20,000 रुपीज। तो एक ही वैल्यू आपके पास 20,000। अब कह रहे हैं हर साल उसकी वैल्यू क्या होती है, 20% कम हो जाती है। तो आर क्या होता है आपके पास, वो नंबर होता है जो हर टर्म में सेम होता है। तो अगर उसकी जितनी भी परसेंटेज है, मतलब इन्होंने परसेंटेज वाइज दिया है, 100% जितना भी होगा उसमें से 20% क्या होगा, कम हो जाएगा। और वो कितनी हो जाएगी वैल्यू उसकी, 80%। तो अगर हम इसको डेसिमल में लिखें तो 80% की जगह पर सेंट, 1 सेंट मीन्स आपके पास $1 में 100 सेंट्स होते हैं, तो डिवाइड करेंगे 100 से, तो 0 से 0 कैंसिल, तो आपके पास आर की वैल्यू आ रही है 0.8। फिर अब आपके पास यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास जब 20% कम है, एट द एंड ऑफ 5th ईयर, एट द एंड ऑफ द 5th ईयर, 5 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी। तो एन क्या है आपके पास, 5। और जब आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब 5 साल के बाद अगर आप फाइंड करेंगे, तो वो आपके पास 6th ईयर होगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 5 नहीं लिखेंगे, एन की वैल्यू 6 लिखेंगे, क्योंकि 5 साल में तो आपने उसकी वैल्यू डिक्रीज करनी है, तो छठे साल में कितनी होगी आपने ये बतानी है। तो अब आपने क्या करना है, टोटल वैल्यू इसकी बतानी है। तो सिंपल, अब आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू बतानी है, तो फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना होगा T6 का। मतलब आपने वैल्यू जो फाइंड करनी है कि 6 साल के बाद मीन्स 5 साल के बाद उसकी वैल्यू छठे साल में कितनी हो जाएगी, तो आप उसकी वैल्यू फाइंड कर लें। तो सिंपल, जब मैंने इनमें तमाम वैल्यूज पुट की, ए की जगह 20,000, आर की जगह 0.8, एन की जगह 6, तो मेरे पास फाइनली जो 5 साल के बाद जो 6th ईयर आपका जो छठा साल होगा, उसमें आपके पास जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 6553.60 रुपीज़। तो इसको आप जल्दी से कॉपी कर लें।
तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ, द वैल्यू ऑफ स्कूटर, आगे at the end of fifth year, at the end of fifth year is rupees 6553.6 आंसर। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 को कॉपी कर लें सारे जल्दी से। ओके क्लास, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहा हूँ। इसके अंदर क्या है, अ पिंग पोंग बॉल इज ड्रॉप वर्टिकली, अ पिंग पोंग बॉल इज ड्रॉप वर्टिकली। पिंग पोंग बॉल जो पहले कभी सिम सिम की बॉल आया करती थी, समझ लें वो वाली रबड़ की कुछ बॉल आपके पास है, वो होती है, तो उसको इन्होंने कह दिया पिंग पोंग बॉल इज ड्रॉप वर्टिकली ऑन अ टेबल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 81 सेंटीमीटर above the table. It always bounces back two-thirds of a distance of the previous fall. How high does it bounce back after striking the table for the fourth time? समझ लें आपके पास ये बॉल है, आपके पास इस बॉल को आपने 81 सेंटीमीटर ऊपर रखा, किससे, टेबल से, समझ लें। अब क्या होगा, जब ये फर्स्ट टाइम आपने इसको छोड़ा तो ये नीचे आई, नीचे आने के बाद जब ये वापस ऊपर गई है तो इसका डिस्टेंस 2/3 क्या हुआ था, कम हो गया था। 2/3 जो डिस्टेंस है वो क्या हुआ, कम हो गया। फिर ये वापस इसी मतलब डिस्टेंस के साथ नीचे गई, तो जब ये वापस दोबारा ऊपर आई तो दोबारा क्या हुआ, 2/3 कमी आ गई इसके अंदर। फिर यह वापस इसी तरह स्ट्राइक करके टेबल पे से वापस जब ऊपर आई है तो दोबारा इसका जो डिस्टेंस था वो 2/3 क्या हुआ, कम हो गया। तो कह रहे हैं कि बताएं जो आपके पास जब इसने स्ट्राइक किया 4 टाइम, मतलब इट बाउंसेस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग द टेबल फॉर द 4th टाइम, तो समझ लें 4 मरतबा जब उसने टेबल पर स्ट्राइक किया, तो बताएं 5वीं दफा अब उसका डिस्टेंस क्या होगा, ये आपने इस क्वेश्चन में बताना है। तो अगर मैं आपको ये बताऊं जनरली, तो ये फर्स्ट टाइम स्ट्राइक किया, सेकंड, थर्ड, इसी तरह, फिर जब ये वापस ऊपर आई होगी तो फिर 2/3 कम हुआ होगा, फिर इसी डिस्टेंस से नीचे गई, फिर वापस ऊपर आई होगी, फिर 2/3 कम हो गया। तो इसके अंदर जो वैल्यूज रिपीट हो रही हैं वो आर है आपके पास, ठीक है। जो वैल्यूज रिपीट हो रही हैं वो क्या है आपके पास, आर। तो फर्स्ट टाइम मींस जो इसको हमने लीव किया था, मतलब ड्रॉप किया था, तो आपके पास वो वैल्यू थी ए की, कितनी, 81 सेंटीमीटर। और जो आर है जो सब में सेम होता है रेशियो, वो क्या है आपके पास, 2/3। और फाइंड क्या करना है आपने, हाइट फाइंड करनी है। मतलब यहाँ लिख देता हूँ, हाइट ऑफ बॉल, HEI, हाइट ऑफ बॉल आफ्टर स्ट्राइकिंग द टेबल फॉर 4th टाइम। 4th टाइम का मतलब है कि वो फिर उसकी वैल्यू क्या होगी, 5th, मतलब T5, मतलब जो n की वैल्यू है, फिर दोबारा 5th टाइम में उसकी वैल्यू क्या होगी। 4 मरतबा तो उसने स्ट्राइक कर दिया, तो 5वीं दफ़ा में उसकी वैल्यू क्या होगी, आपने T5 फाइंड करना है। तो इसमें आपके पास जो n की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 5। तो अब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपके पास, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, Tn इज इक्वल टू AR पावर n-1। जैसे आपने वैल्यूज रखनी है, T5 इज इक्वल टू A की जगह 81, 2/3 को हम डेसिमल में लिख सकते हैं, और n क्या है आपके पास, 5-1। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, 2/3 को जब मैं डेसिमल में लिख रहा हूँ तो मेरे पास आंसर दे रहा है 81 मल्टीप्लाई बाय 0.6666 और इसकी पावर 4। जो आंसर आया उसकी पावर मैं 4 फाइंड कर लेता हूँ, क्योंकि 5-1 4 है,
तो आंसर दे रहा है 0.1975 और फिर जब मैं इसको 81 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर दे रहा है 16। तो जब वो 4 मरतबा स्ट्राइक कर चुकी होगी टेबल पे, जब दोबारा वापसी वो ऊपर आएगी तो समझ लें उसकी हाइट जो होगी वो क्या होगी, 16 सेंटीमीटर। तो ये इसका आपके पास आंसर आ गया। आप इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसको कॉपी कर लें, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके क्लास, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 6.4। अच्छा जी, अब इसके अंदर कह रहा है अ मशीन इज डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। The original cost was 10,000 rupees. After how many years it will be valued at rupees 6561? कहने एक मशीन है, उसको जब हमने परचेज किया था तो वो 10,000 रुपीज़ की थी। अब क्या होता है, हर साल के आखिर में 10% क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। अब बताएं कितने साल लगेंगे या कितने साल के बाद उस मशीन की कॉस्ट 6561 होगी। मतलब 10,000 की थी और 6,561 रुपए की रह गई वो। तो बताएं कितने साल के अंदर ये वैल्यू हुई है अगर 10% उस रिड्यूस होती हो वो हर साल। तो बहुत सिंपल है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक ही वैल्यू स्टार्टिंग मीन जो फर्स्ट टर्म होती है वो क्या है, 10,000। हर साल कितना कम होती है, हर साल 100% जो भी उसकी वैल्यू होती है उसमें से 10% वो कम हो जाती है। जब वो कम हो जाती है तो 90% बचती होगी वो। 90% को जब हम 100 से डिवाइड करवाएंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 0.9 आर की वैल्यू आ रही है 0.9। अब क्या होगा, यहाँ पर एन की वैल्यू तो नहीं दी, तो यहाँ पर इन्होंने टी एन की वैल्यू दी है। नंबर ऑफ ईयर्स का बोल रहे हैं तो यहाँ पर टी एन की वैल्यू है, मतलब एन नहीं पता, 6561 है, तो एन की वैल्यू आपने फाइंड करनी। तो सॉल्यूशन में हमारे पास जो फॉर्मूला होता है हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे कि भाई टी एन बराबर होता है ए आर पावर एन माइनस 1 के। अब हमने क्या करना है, वैल्यूज इसकी रखनी है, टी एन की जगह टी की जगह 6561, ए की जगह 10,000, आर की जगह 0.9, एन नहीं पता तो एन माइनस 1 एज इट इज रहेगा। तो जब जीपी के अंदर एन की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो बेस को सेम करना होता है। तो इस 10,000 को इधर ले आए, तो 6561 डिवाइड बाय 10,000। यहाँ पर आपके पास बेस है 0.9 और पावर है n माइनस 1। इसका मतलब है जो आपके पास अब लेफ्ट हैंड साइड है वहां पर आपने 0.9 बेस बनानी है। तो आंसर आ रहा है मेरे पास 0.6561 इज इक्वल टू 0.9 पावर n माइनस 1। अब 0.6561 यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है, आपने क्या करना है 0.9 बेस रखनी है और उसकी पावर चेक करनी है। तो 0.9 अगर मैं उसकी पावर 2 करता हूँ, पावर 2, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.81। अगर मैं पावर 3 करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.729। अगर मैं पावर 4 करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.6561। तो मतलब यहाँ पर मुझे बेस बनानी थी तो 0.9 यहाँ पर बेस आ रही है और 4 इसकी पावर हो तो आंसर आता है 6561। तो यहाँ पर अब बेस मेरे पास सेम हो गई। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि 0.6561 बराबर है 0.9 रेस टू द पावर 4 के। तो बेसिस सेम है तो पावर्स कंपेयर कर लें, तो देयरफॉर 4 बराबर है n माइनस 1 के। n बराबर हो जाएगा 4 प्लस 1, n की वैल्यू आ गई 5। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ मशीन is 6561 आफ्टर 4 years। मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उसका आंसर, द वैल्यू की बात की थी इन्होंने, तो वैल्यू ऑफ मशीन
is 6561 rupees आफ्टर 5 years, मतलब या आप आफ्टर 5 years पहले लिख लें। आफ्टर 5 years द वैल्यू ऑफ मशीन इज 6561, ये ठीक है स्टेटमेंट। यहाँ पे लिख देता हूँ आफ्टर 5 years द वैल्यू ऑफ मशीन इज रुपीज 6561। तो क्वेश्चन नंबर 12 सिंपल सा था, तो इसको कॉपी कर लें। ओके क्लास, इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें आपसे कह रहे हैं फाइंड द प्रॉफिट ऑन 1000 फॉर 5 years एट 4% पर एनम कंपाउंड प्रॉफिट। कह रहे हैं बताएं प्रॉफिट क्या होगा अगर हम समझ लें कोई 1000 रुपीज़ की इन्वेस्ट करते हैं या बैंक में जमा करवाते हैं 5 सालों के लिए, मतलब 1000 रुपये जमा करवाए मैंने 5 साल के लिए, और हर परसेंट मुझे 4% मिलेगा, किसका? 1000 रुपीज़ का। तो बताएं मेरे पास कितना प्रॉफिट हो जाएगा। तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि जब भी हम प्रॉफिट, अगर हम लाइक सपोज कोई भी चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, होलसेल में मैंने कोई भी चीज़ खरीदी अगर 1000 रुपीज़ की, ठीक है, कोई भी चीज़ खरीदी मैंने 1000 रुपीज़ की, तो अब मैंने वो सेल कर दी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस करते थे, सेल कर दी मैंने उसको 1100 रुपीज़ की, ठीक है, 1000 रुपीज़ की मैंने खरीदी थी, 1100 रुपीज़ की मैंने वो सेल कर दी। अब मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट किस तरह फाइंड करूंगा, जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है 1110 माइनस जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी वो कितनी थी 1000, तो मुझे प्रॉफिट हो गया यहाँ पर। तो प्रॉफिट निकालने का जो पहले फॉर्मूला होगा, पहले तो आप ये समझ लें कि आपके पास जो ओरिजिनल कॉस्ट होगी वो हम बाद में रखेंगे, लेकिन जो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस होती है जिसमें हम सेल करते हैं वो क्या होगी 1100। तो 1100 में से अगर मैं जनरल आपको मैंने एग्जांपल दिया 1000 रुपीज़ माइनस करूँगा तो मुझे 100 रुपीज़ का यहाँ पर क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। तो इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इसमें इसको मैं रेस करता हूँ पहले सारी चीज़ों को। अब ये सारे आपके पास क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट इतने नहीं है, मतलब ये क्वेश्चंस पेपर में नहीं आते, पर ये कि सारे एक जैसे सवाल हैं, तो इसको भी कर लेते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 13, तो यहाँ पर 1000 रुपीज़ मैं समझने दे रहा हूँ बैंक में, तो एक मेरे पास हो जाएगा 1000। अच्छा, अब क्या होगा आर, मतलब हर साल मुझे कितने पैसे मिलेंगे, तो आर प्रॉफिट किस तरह होगा, मतलब 100% मैं जितने भी पैसे सबमिट करवा रहा हूँ, मतलब जितने भी जमा करवा रहा हूँ, डिपॉजिट करवा रहा हूँ, उसके ऊपर मुझे 4% मिलेगा। अभी जो रिड्यूस हो रही थी प्राइस तो मैं माइनस करता था 10%, 20% जितना भी था, अब 4% क्या कर रहा हूँ ऐड, क्योंकि हर साल 4% उसके ऊपर क्या लग जाएगा, मतलब अब आप कुछ भी कह लें, इंटरेस्ट कह लें, इंटरेस्ट लग जाएगा, तो फिर मेरे पास जो आर की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 104%, क्योंकि प्रॉफिट हो मुझे फाइंड करना है। तो मुझे आर की वैल्यू डेसिमल में चाहिए, तो मैं 104 को 100 से डिवाइड करवाऊंगा, मीन परसेंटेज से मैं उसको सिंपल डेसिमल नंबर में लेकर आऊँगा। तो मेरे पास 104 जब मैं डिवाइड बाय 100 करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1.04। तो आर की वैल्यू आ गई 1.04। अब क्या कह रहे हैं आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब 5 साल के लिए जमा करवा रहा हूँ, तो फिर एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5। अब इसमें 6 इसलिए नहीं ले रहा हूँ, 5 साल का कह रहे हैं वो डायरेक्टली कि 5 साल में मुझे कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो मैं इसलिए ये नहीं पूछ रहा कि 5 साल के बाद उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो वो छठा साल लग जाता है, इसलिए वहाँ पर एन की वैल्यू 6 आ जाती है। ये कह रहे हैं आपके पास कि 5 साल में मुझे कितना प्रॉफिट हो जाएगा, तो ईयर्स में क्योंकि स्टेटमेंट की फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, तो एन की वैल्यू यहाँ पर 5, तो मुझे यहाँ पर फाइंड करना है T5।
अब फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर देता हूँ, सिंस टी एन इज इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस वन होता है फॉर्मूला। तो टी एन तो मुझे गिवन नहीं है, मतलब एन की वैल्यू जस्ट गिवन है, तो टी फाइव इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 1000, आर की वैल्यू है 1.04 और पावर क्या है आपके पास 5 माइनस वन, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.04 पावर 4। तो अब मैं इसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ, 1000 मल्टीप्लाई बाय पहले सॉरी 1.04 पावर 4, आंसर आ रहा है 1.16985। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.1698, आंसर को जो भी मेरे पास आया है उसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई अगर करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1169.85। ये आ गया मेरे पास, तो मुझे 5 साल के अंदर प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट हो गया, मैंने 1000 रुपीज़ सबमिट करवाए थे, मतलब डिपॉजिट करवाए थे, और कितने हो गए 1169। तो अगर मुझे प्रॉफिट फाइंड करना है तो प्रॉफिट किस तरह फाइंड होगा, प्रॉफिट में से मतलब प्रॉफिट फाइंड करना है तो प्रॉफिट में मैं क्या करूँगा, T5 में से माइनस कर दूंगा ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट मतलब ए, सेलिंग प्राइस मतलब प्रॉफिट कितना हुआ है, मुझे यहाँ पर भी प्रॉफिट हुआ है 1169.85, ये वैल्यू हो गई है 5 साल के बाद, और शुरू में कितनी थी 1000। तो जब मैं माइनस करता हूँ उसमें से 1000 रुपीज़, तो एक्चुअली जो मुझे फ़ायदा होगा 5 साल के बाद वो होगा 169.85 रुपीज़ का, मतलब प्रॉफिट होगा। तो ये इसका आंसर है, इसको कॉपी कर लीजिए। 14 में आपसे कह रहे हैं अ टोटल ऑफ x लीटर्स ऑफ प्योर एसिड वर ड्रॉन फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 729 लीटर्स ऑफ प्योर एसिड एंड वर रिप्लेस्ड बाय वाटर। कहना आपके पास एक टैंक है, टैंक है आपके पास, ठीक है, मतलब गाड़ियाँ जा रही होती हैं तो ये टैंकर है आपके पास, ये टैंकर मैंने इस तरह रफली बना दिया है ताकि आपको समझ में आए, ये टैंकर है। इस टैंकर के अंदर आपके पास प्योर एसिड है, ठीक है, और कितना है x लीटर, कितना है x लीटर। अब कह रहे हैं वर ड्रॉन फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 729 लीटर्स ऑफ प्योर एसिड, और इसके अंदर जो आपके पास कह रहे हैं कि टोटल x लीटर्स ऑफ प्योर एसिड है फ्रॉम अ टैंक, उसके अंदर अब आपके पास ये जो x लीटर है, सॉरी मैंने यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा सही नहीं पड़ा, 729 यहाँ पर आपके पास लीटर्स आपके पास प्योर एसिड है, इसके अंदर 729 लीटर्स आपके पास प्योर एसिड है, और ये टैंक अगर गिर जाता है तो उसके अंदर से x लीटर क्या होता है, ज़ाया हो जाता है। x लीटर क्या हुआ, जब ये टैंक गिर गया तो 729 में से x लीटर क्या हुआ, गिर गया। जब वो x लीटर गिर गया, मतलब ये नहीं पता कि 729 में से वो कितने लीटर समझ ले ज़ाया हो गया, गिर गया। तो जितना भी x लीटर था जब वो गिर गया तो उसकी जगह हमने क्या कर दिया, पानी मिला दिया उसके अंदर, तो वापस वो कितना लीटर हो गया, 729 लीटर ही हो गया। दोबारा बता देता हूँ, 729 लीटर आपके पास एक समझ लें टैंकर के अंदर प्योर एसिड है। अब उसमें से जब टैंकर गिर गया तो x लीटर उसमें से वो ज़ाया हो गया प्योर एसिड, तो इन्होंने क्या किया, फिर उसकी जगह पानी मिला दिया, वापस 729 लीटर हो गया। इसी तरह कह रहे हैं द रिजल्ट वाज थॉरली मिक्स टू ऑब्टेन अ होमोजेनियस सॉल्यूशन। होमोजेनियस सॉल्यूशन में आपको पता है, होमोजेनियस में वो मिक्सचर जो होता है वो सब एक ही हो जाता है, मतलब समझ लें आपने प्योर एसिड के अंदर पानी मिलाया तो अब आपको पता नहीं है कितना पानी है कितना एसिड है। सॉल्यूशन एंड देन अनदर x लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन वर ड्रॉन ऑफ, फिर दोबारा क्या हुआ 729 में अब जो पानी मिला हुआ है सेकंड टाइम उसके अंदर से दोबारा इन्होंने x लीटर गिरा दिया, फिर उसकी जगह क्या है पानी मिला दिया, एंड देन अनदर x लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन वर ड्रॉन ऑफ एंड अगेन रिप्लेस्ड बाय वाटर एंड अगेन थॉरली मिक्स, और फिर दोबारा वो मिक्स हो गया। दिस प्रोसीजर वाज परफॉर्म्ड 6 टाइम्स एंड द टैंक देन कंटेन्ड 64 लीटर्स ऑफ प्योर एसिड, डिटरमाइन x।
तो कह रहे हैं इस तरह आपके पास क्या हुआ, 6 मरतबा आपने क्या किया, टैंकर में से प्योर एसिड गिराते रहे आप और उसकी जगह आप पानी मिलाते रहे। आखिर में जो प्योर एसिड बचा 729 की जगह वो कितना बचा, 64। तो हमें क्या करना है, जीपी बनानी है। तो जब जीपी आपने इसमें बनानी है, तो जब स्टार्टिंग में आपके पास जो प्योर एसिड था वो कितना था, 729। सेकेंड टर्म में 729 में से क्या हुआ था, एक्स जितना भी लीटर था वो गिर गया था और उसकी जगह पानी मिलाया था आपने। तीसरी में 2x टाइम गिर गया। तो इस मरतबा ये कितनी दफ़ा आप गिरा, 6 टाइम। तो मैंने क्या किया, 729, सेकेंड टर्म 729 माइनस एक्स, फिर थर्ड टर्म 729 माइनस 2x, इस तरह 6 मरतबा गिरा है, 729 माइनस 6x, और आखिर में कितना बचा, इज इक्वल टू 64। मतलब 729 से स्टार्ट हुआ था, बचा कितना, 64। अब फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू, क्योंकि लिखा हुआ डिटरमाइन x। तो फर्स्ट टर्म a 729 है, r रेशियो क्या होता है, t2 डिवाइड बाय t1। तो ये आ गया t2 डिवाइड बाय t1 करके, r इज इक्वल टू t2 बाय t1, और tn आखिर में कितना बचा, 64। अब जाहिर सी बात है 6 मरतबा तो गिर गया, तो 7वीं मरतबा वो कितना होगा, आपने n फाइंड करना है। क्या ना, 6 मरतबा गिर गया है, तो 7वीं मरतबा जो आपके पास वो बचा है वो 64 लीटर बचा है। तो आप यहाँ पर T7 भी कह सकते हैं। 6 मरतबा तो गिर गया। अगर आप उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें, दिस प्रोसीजर वॉज परफॉर्म 6 टाइम्स, 6 मरतबा तो गिर गया, तो 7वीं मरतबा 64 होगा। तो इसलिए यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ गई, 64। किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था तो मैंने उसका आंसर दिया। तो अब यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है, मैंने जस्ट फॉर्मूले में सारी वैल्यूज ही पुट कर देनी है, क्योंकि a की वैल्यू भी गिवन है, इसमें r की वैल्यू भी गिवन है इन टर्म्स ऑफ x, tn की वैल्यू भी गिवन है, और n भी अब यहाँ पर आपने लिख लिया। तो फॉर्मूला होता है tn इज इक्वल टू ar पावर n माइनस 1। फाइंड क्या करना है, x। तो यहाँ पर tn की जगह जब आपने 64 लिखा, a की जगह 729, r की जगह आपने लिखा 729 माइनस एक्स ओवर 729, पावर है 7 माइनस 1। तो 729 को अब आप यहाँ पर 64 से डिवाइड करवाएंगे, तो 64 डिवाइड बाय 729 इज इक्वल्स टू 729 माइनस एक्स ओवर 729 ओवर पावर, मतलब यहाँ पर है ओवर पावर 6। 64 और 729 को अगर आप डिवाइड करवाएं कैलकुलेटर से, तो देख लेते हैं आंसर क्या आता है, 64 डिवाइड बाय 729। तो आंसर आ रहा है 0.87। 64 डिवाइड बाय 729, तो अब मुझे 0.87 तो लिखना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बेस सेम करनी होती है। तो अब मुझे यहाँ पर पावर सेम करनी होगी, क्योंकि यहाँ बेस सेम तो नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर x है, तो यहाँ पर पावर सेम करनी है। तो 64 का मैं एलसीएम ले लेता हूँ। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4, 2 2 2 1। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर आ रही है मेरे पास 6। अगर मैं चेक करूं तो 64। तो यहाँ पर अब आप लिख सकते हैं 2 की पावर 6, 729 या तो 3 के टेबल में आ गया। 3 की पावर चेक कर लेता हूँ, 6 आ रही है, तो 3 की पावर 6 है यहाँ पर, जो बराबर है 729। 729 माइनस एक्स ओवर 729, यहाँ पर रेफरेंस में लिख देता हूँ कि 2 की पावर 6 बराबर है 64 के, क्योंकि एलसीएम से पता चला है मुझे, और 3 की पावर 6 बराबर है 729 के। अब क्योंकि पावर दोनों जगह सेम है, अब हम क्या करेंगे, होल पावर लिख देंगे, मतलब 2/3 की पावर 6 जो बराबर है 729 माइनस एक्स ओवर 729 पावर 6 के। तो जब दोनों की पावर सेम है, इसका मतलब है दोनों बेस बराबर हो जाएंगी। तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर ब्लैक पेन आ जाओ। अब यहाँ पर आ जाएगा 2/3
बराबर है 729 माइनस एक्स ओवर 729 के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसको इधर 729 मल्टीप्लाइड बाय 2 और इधर है 3 मल्टीप्लाइड बाय 729 माइनस एक्स। तो 729 मल्टीप्लाई बाय 2 अगर मैं करूं तो आंसर आ रहा है 1458। 3 मल्टीप्लाई बाय 729 तो आंसर आ रहा है 2187 माइनस 3x। तो 3x को इधर भेज देता हूँ क्योंकि माइनस इधर आके प्लस, इधर है 2187 2187 में से माइनस किया 1458 तो आंसर आ रहा है 729। x की वैल्यू आगे क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 729 डिवाइड बाय 3 तो आंसर आ रहा है 243। ये आपके पास आंसर आ गया। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी है, 243 लीटर्स। जो उन्होंने कहा था 729 जो लीटर ऑफ प्योर एसिड है, और जो गिर गया था वो x लीटर था, वो कितना गिरता था, 243 लीटर्स। तो ये आपके पास एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई यहाँ पर। और अब मैं इसके बाद आफ्टर 5 मिनट्स नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करूँगा, तो इसको कॉपी कर लें जल्दी से। ओके क्लास, अब एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको फॉर्मूलाज बताऊंगा, फिर उसी से रिलेटेड आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो एक्सरसाइज 6.5 का जो टॉपिक है वो है आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक तो ज्योमेट्रिक सीरीज में जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होती है उसी को अगर हम ऐड कर दें तो आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाती है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज का पहला फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, एस एन इज इक्वल्स टू ए 1 माइनस आर पावर एन ओवर 1 माइनस आर। ये पहला फॉर्मूला है अगर आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो एस एन आपके पास समीशन है उस सीरीज का, ए आपके पास फर्स्ट टर्म, आर कॉमन रेशियो, एन नंबर ऑफ टर्म्स। अभी कब होगा, जब आपके पास आप आर लेस देन हो, मतलब 1 इज ग्रेटर देन आर हो। ये फॉर्मूला कब इंप्लीमेंट करेंगे, जब आर की वैल्यू कम हो 1 से। सेकंड आपके पास एस एन का फॉर्मूला होगा, जरा इसमें ध्यान रखना होता है, ए आर पावर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1। ये कब होगा, जब आर ग्रेटर हो 1 से। तो देखिए यहाँ पर 1 माइनस आर एन है तो इसका मतलब है 1 ग्रेटर है, आर पावर एन माइनस 1 है तो इसका मतलब है आर ग्रेटर है। तो ये आपके पास फॉर्मूला है दो। इसके अलावा एल की फॉर्म में भी जो लास्ट में उसकी फॉर्म में भी आपको कुछ फॉर्मूलाज मिलते हैं, मतलब ये आपके पास फॉर्मूलाज हैं, याद रखिएगा क्योंकि आप लोग फॉर्मूलाज याद करते हैं। और करके भी फॉर्मूलाज मैं आपको बताता हूँ। एस एन इज इक्वल्स टू ए माइनस आर एल ओवर 1 माइनस आर, ये इसी को ड्राइव करके आपके पास ऊपर फॉर्मूला आता है। और चौथा फॉर्मूला इसके अलावा एस एन इज इक्वल्स टू आर एल माइनस ए ओवर आर माइनस 1। तो यहाँ पर आपके पास इन्होंने जो फॉर्मूलाज लिखे हैं आपने इनको याद रखना है। और इन्हीं को क्वेश्चंस को देखते हुए अब आप सबसे पहले एक्सरसाइज में जाएं, एक्सरसाइज 6.5 में, और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करें। एक्सरसाइज 6.5 में आप जाएं और पेज नंबर है आपका 186, पेज नंबर है 186। 186 पे आपके पास यहाँ पर कह रहे हैं इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 3 of 5 एलिमेंट्स ए एल आर एन एस एन ऑफ अ जीपी आर गिवन, फाइंड द मिसिंग एलिमेंट। जिस तरह हमने एपी में और एएस में फाइंड किए थे, इसी तरह आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं आपके पास ए है
एल आर, एल याद रखिएगा लास्ट टर्म है, यहाँ पर एल लास्ट टर्म है जो बराबर होती है ए आर पावर एन माइनस वन, मतलब टी एन कह लें या एल कह लें, ठीक है। ए एल आर एन और एस एन, ये 5 एलिमेंट्स हैं। तो पार्ट 1 के अंदर आपके पास जो 3 एलिमेंट्स हैं वो हैं ए 12, आर है आपके पास हाफ और एन है आपके पास 7। कौन कौन से एलिमेंट्स फाइंड करने हैं आपने फाइंड करने हैं एल और एस एन। अब याद रखिएगा आर 1 से लेस है, मतलब 0.5 है, तो कौन सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं आप? ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं एस एन का समीशन फाइंड करने के लिए, ठीक है। कब? जब 1 इज ग्रेटर हो किससे? आर से। तो अब आप यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे इस वाले क्वेश्चन के अंदर। तो इसको सॉल्व करें जल्दी से, फिर हम इसी से रिलेटेड आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास टोटल 1 टिल पार्ट 7 है। तो आज के दिन आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। टोटल 7 पार्ट्स हैं, सब पार्ट सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो याद रखिएगा कॉमन रेशियो है यहाँ पर, इस कॉमन रेशियो की वजह से ही हमें पता चलता है कि ये जीपी है, मतलब मल्टीप्लिकेशन होती है तो जीपी होती है, एडिशन होती है तो आपके पास वो एपी होती है। तो यहाँ पर इसको जल्दी से सॉल्व करें सारे क्वेश्चंस को। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एल की वैल्यू फाइंड नहीं की, सबसे पहले मैंने एस एन फाइंड किया। तो क्योंकि यहाँ पर आर की जो वैल्यू थी, आर की जो वैल्यू है यहाँ पर वो लेस देन है 1 से, तो इसलिए मैंने ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया जो 0.5 लेस होता है 1 से। फिर मैंने फॉर्मूला पुट करना, आर की जगह 1/2, ए की जगह 12, 1 माइनस आर, आर की जगह अगेन 1/2। एलसीएम सबसे पहले यहाँ पर डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया, 2 की पावर 7 फाइंड किया तो 128। फिर इसको जब सिंप्लीफाई किया एलसीएम लेके तो 127/128, यहाँ डिवाइड बाय 1/2 था, रेसिप्रोकल किया ये 24 होगा। फिर जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो 3048/128 आ रहा था, मजीद सिंप्लीफाई किया तो 381/16 S7 आ रहा था। फिर क्योंकि L और TN दोनों बराबर होते हैं तो मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूलाज नहीं देखे, जस्ट मैंने यहाँ पर TN मीन्स L जो है वो फाइंड किया, ए की जगह 12, आर की जगह हाफ, एन की जो आप वैल्यू है वो 7 है, 7 माइनस 1 किया तो 6, 1/2 की पावर 6, तो आपके पास आ रहा था 1/64, 1/64 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 12/64, सिंप्लीफाई किया कैलकुलेटर से तो 3/16। तो ये दो आपके पास आंसर आ गए। तो इसी तरह अब आप रिमेनिंग पार्ट सॉल्व कर लें, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लें, फिर इंशाल्लाह ताला आफ्टर 10 मिनट्स में क्लास ऑफ कर दूँगा।